और मेरे जैसा अनऑर्गेनाइज कोई नहीं होगा। चलो देखते हैं अपन कि अभी तक अपन लेक्चर्स मांग ही रहे हैं, लेकिन मैं आज कर दूंगा पक्का। कल भी मैंने कुछ लेक्चर दिए थे एक दो। तो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया। अब अपन कैसे कहेंगे ना, जैसे पैरेलल ऑर्डर का मतलब है कि एक रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने साइमल्टेनियसली, जैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने रिएक्शन पढ़े ना, जिसमें मेजर प्रोडक्ट भी बनता है और माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, दे ऑल कैन बी कॉल्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस। सो अगर हमें पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना है ना, तो वी कैन से दैट द एग्जाम्पल विल बी व्हाट, पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो इसमें अपन लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अपन ऐसे बोल सकते हैं इसका रेट कांस्टेंट K1 हो गया, इसके रेट कांस्टेंट K2 हो गया। ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेट कांस्टेंट ना, इनका अलग अलग परसेंटेज होगा। सपोज करते हैं ये 80% है, ये 20% है, तो अच्छा इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा, इसका रेट कांस्टेंट कम रहा होगा। लाइक दैट वी कैन राइट। तो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में वी विल से दैट यहां पर A जो है वो साइमल्टेनियसली B में भी कन्वर्ट हो रहा है और C में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन लिख सकते हैं भाई A का डिकम्पोजिशन माइनस dA/dt, that will be equal to K into concentration of A. What is the rate of formation of this? We'll write that minus D, that is B तो बन रहा है, तो अपन कहेंगे by dB/dt, that will be equal to K1 into concentration of A by rate of formation of B depends on the rate of decomposition of A. Rate of reaction ना, we know that. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C तो अपन कहेंगे dC/dt, ये भी फॉर्म हो रहा है, that will be equal to K2 into concentration of A. हम जो भी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हमारे सिलेबस में ही फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना। अगर हम चेक करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, rate of formation of B and rate of formation of C, we are able to write from this. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, what is the rate of decomposition of A, this plus this. The rate of decomposition of A will be equal to K1 into, भाई अपन बता सकते हैं ना, rate of decomposition of A is equal to rate of formation of B plus rate of formation of C. Decomposition of A will be equal to rate of formation of B plus rate of formation of C. ऐसे बता सकते हैं। मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तब तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, माइनस dA/dt will be equal to K1 plus K2 into concentration of A. And what is K? K is equal to K1 plus K2 बोल सकता हूं। मतलब इसका जो टोटल रेट कांस्टेंट होगा A का, that will be equal to K1 plus K2, ये हमें पता है K के लिए। The total rate constant for the decomposition of A will be equal to K1 plus K2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dA/dt, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा, K1 plus K2 इंटू dt कर देते हैं। इसको भी अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं कि भाई इनिशियली मुझे A नॉट गिवन था,
और आफ्टर टाइम टी जब ये डिकम्पोज हो गए तो मुझे ए नॉट बच गया, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं विद इन द लिमिट्स। तो फिर तो बिल्कुल वैसे हो गया ना जैसे अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा था, k इज इक्वल टू ये k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू लॉग ऑफ a नॉट अपॉन 80। लेकिन यहां पर a नॉट जो होगा ना, इनिशियल अमाउंट ऑफ a एंड आफ्टर टाइम t, अगर मुझे इनिशियली a जो है b और c में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर इसका इनिशियल अमाउंट a है एट t इज इक्वल टू 0, आफ्टर टाइम t अगर ये a माइनस एक्स है तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा, लेकिन ये रेट कांस्टेंट 1 होगा, ये रेट कांस्टेंट 2 होगा। तो एट एनी मोमेंट वी कैन से दैट ये अपन प्रोपोर्शनल टू a नॉट लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू at लिखते हैं। तो a नॉट जो होगा ना, दैट a नॉट एट एनी मोमेंट विल बी इक्वल टू at जो बचा हुआ है a है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b जो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c जो बने हुए हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं एट एनी मोमेंट पे a माइनस एक्स प्लस x। तो वी आर एबल टू टेल कि a नॉट जो होगा किसी भी मोमेंट पे अपन बता सकते हैं कि जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही ये बनेगा और ये भी बनेगा साइमल्टेनियसली। अगर ये x मोल डिकम्पोज हुआ तो ये x कितना बनेगा, टोटल x और ये x। लेकिन अगर साइमल्टेनियस बनेगा तो मान लो ये 0.8x है, मतलब ये 80% बना तो ये 0.2x बनेगा, ये 20% बन गया। अगर ये x मोल डिकम्पोज करेगा तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली बनेंगे और दोनों एक मेजर प्रोडक्ट हो गया, एक माइनर प्रोडक्ट हो गया, दैट्स व्हाट पैरेलल रिएक्शंस। इसका मतलब है मैं यहां पर a नॉट को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं k1 प्लस k2, मैं लिख सकता हूं k1 प्लस k2 विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू लॉग ऑफ at प्लस b एट टाइम t प्लस c एट टाइम t डिवाइडेड बाय a एट टाइम t। ये बता सकता, ये इक्वेशन 2 है मेरे, इक्वेशन 1 लिखा नहीं लिखा, इक्वेशन 1 ही लिख रहा था। ये साइमल्टेनियसली बनेंगे, दोनों का जो परसेंटेज होगा टोटल वो होगा परसेंटेज ऑफ ए डिकम्पोज्ड। तो ठीक है, वी आर एबल टू टेल। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं अपन इन दोनों इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन को गिवन है, तो वी आर एबल टू राइट ना डी बी अपॉन डी टी k1 into concentration of A divided at dc upon dt k2 into concentration of A। तब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं concentration of B at time t divided by concentration of C at time t will be equal to k1 upon k2। मतलब जो रेशियो k1 और k2 का होगा वही रेशियो B और C के कॉन्सेंट्रेशन का होगा, डिवाइड करके ही तो लिखा आपने, वी कैन राइट दैट। इसका मतलब है अगर आप मुझे क्वेश्चन में k1 और k2 का वैल्यू दे दो, तो अगर मुझे k1 और k2 का वैल्यू गिवन है तो मुझे b और c का रेशियो पता है। अगर मुझे b और c का रेशियो पता है तो फिर मैं a और b का रेशियो या a और c का रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन में k1 और k2 गिवन है तो मुझे b और c का रेशियो पता है, इन दोनों का रेशियो। तो b को c के टर्म्स में लिख सकता हूं या c को b के टर्म्स में लिख सकता हूं, और मैं अपने कैलकुलेशन कर सकता हूं, वट एवर इट इज रिक्वायर्ड, बता सकते हैं। अब मान लो, अज्यूम करते हैं इसमें छोटा मोटा अपन को न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन को छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि भाई अपन को ऐसे गिवन है
k का वैल्यू दे देता, k1 का वैल्यू हो गया 1.2 इंटू 10⁻³ k1 इज टू k2 अपन को 1:9 दे दिया। बताओ b और a एट टाइम t और c एट टाइम t का रेशियो आफ्टर 20 मिनट्स हो गया। ये मुझे k1 गिवन था। अगर k1 गिवन है तो मुझे k2 भी पता है क्योंकि रेशियो गिवन है, तो मुझे k1 प्लस k2 पता है। आपने कहा 20 मिनट्स के बाद बताना है तो t भी पता है, और b और c इन दोनों का रेशियो मुझे पता है क्योंकि k1 और k2 मुझे पता है। तो अगर आप b और a का रेशियो पूछोगे तो इसको b के टर्म्स में लिख लूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा। इस टाइप का छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो सकता है एक पार्ट, मतलब इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर मान लो इसमें अपन से ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, अपन को ये पार्ट पता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेंगे अपन से, वो भी अपन को पता है। अब अपन मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे गिवन है। दूसरे एग्जांपल ले, मेरे पास ये गिवन है 2 मोल्स और ये मुझे गिवन है 3 मोल्स। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये और हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो आपने लिखा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 into A. Rate of formation of C is this. This is the rate of formation of C. So it will be thrice of K2 into C into A. मैं यहां पर लिख लूंगा तो मेरे पास आ गया ये ऐसे। मुझे क्या पता, लेकिन आपने लिख रखा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा था अपन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करना, हम वैसे लिख लेंगे। हमें यहां से क्या चाहिए, बाद में अपन ये लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे यहां से चाहिए ये, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये था अपने पास क्या 1/2 और ये क्या था अपने पास 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ K1 थ्राइस ऑफ K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन C। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में जो रेशियो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो उसके रेशियो में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जो इधर आप पूछ रहे थे कि भाई A और B का रेशियो या C और B का रेशियो, C और A का रेशियो कैलकुलेट करो, तो मैं B एट टाइम t और C एट टाइम t वहां से कैलकुलेट करूंगा। पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन। अगर मुझे, तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो अपन बता सकते हैं इसमें K1 प्लस K2 व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट। अपन क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और फिर देखते हैं कि अपन इसमें और किस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई अगर मान लो मुझे गिवन है A का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब अपन एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब ये रेट लिखना अपन को आ गया, B एट टाइम t C एट टाइम t अपन को लिखना आ गया, K1 K2 रेशियो आप कुछ दे दो मुझे, मैं काफी कुछ कैलकुलेट कर लूंगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज गिवन टू मी, और अगर मुझे आफ्टर टाइम t, इनिशियली मुझे A गिवन है, आफ्टर टाइम t ये 0 हो गया, मतलब सारा कन्वर्ट हो गया B और C में। तो अपन कहेंगे अगर A सारा का सारा कन्वर्ट हो गया तब तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर इनके परसेंटेज क्या होंगे। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ B फॉर्म, वो डिपेंड करेगा उसके रेट कांस्टेंट पे। ट्वाइस ऑफ K1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ K1 प्लस ट्वाइस ऑफ K2 मल्टीप्लाई बाय 100 सीधे लिख दूंगा, दिस शुड बी द परसेंटेज ऑफ B। लेकिन वहां कंप्लीटली कंज्यूम होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ C भी लिख के बता देंगे अपन, परसेंटेज ऑफ C विल बी इक्वल टू दैट इज
thrice of K2 divided by twice of K1 plus twice of K2 divided multiplied by 100. We can write the percentage. We are able to write. वैसे अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये कंप्लीटली कंज्यूम करके अपन को दिया होगा कि भाई कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो वो डिपेंड करेगा कि किसका रेट कांस्टेंट कितना ज्यादा है उतना उसका परसेंटेज बनेगा। लेकिन अगर परसेंटेज गिवन है मुझे रिवर्स, अपन को गिवन है ये 80% है और ये 20% है। अच्छा K1 अपॉन K2 का रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू 80/100, 80/20, 8/2, 4/1 का रेशियो। क्योंकि ये तो टोटल अपन को गिवन है ना परसेंटेज, ये 80% है या 20% है, फिर मुझे कुछ भी मोलर कोफिशिएंट का अज्यूम नहीं करना, फिर तो मैं सीधा ही लिख लूंगा K1 अपन K2 इज इक्वल टू 10। परसेंटेज गिवन है ना अपन को कंसिडर करके कि इसका कितना अमाउंट बना, इसका कितना अमाउंट बना, तो उसी रेशियो में उसका रेट कांस्टेंट रहेगा। और अगर मान लो ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, अगर मान लो ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये थ्राइस ऑफ सी गिवन है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और ये A माइनस एक्स है। अब अपन कहेंगे कि आप मुझे ये बताओ पहले कि कितना, अपन कहेंगे A यूज्ड हुआ, तो जो भी A यूज्ड होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ A यूज्ड, वो इनका डिफरेंस होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B formed प्लस 1/3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C formed। अब अपन कहेंगे ये कैसे आ गया, तो आया ना, अभी तो लिखा था मैंने 1/2 इंटू dB/dt इज इक्वल टू K1 इंटू A ना, तो 1/2 इंटू B, 1/3 इंटू C, concentration of C formed is equal to K2 into concentration of A. So C formed will be equal to 1/3 into concentration of C at time t, 1/2 into concentration of B formed. This is the rate of formation of B. So जितना A used होगा, we are able to write that B at time t क्या होगा and C at time t क्या होगा। तो अपन कहेंगे it will be like this, मतलब इसके लिए ये इक्वेशन माना चाहिए। अब A used मुझे गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, कितना गिवन यूज हुआ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो A used अपन को गिवन होगा क्वेश्चन, ये इक्वेशन लिखना अपन को आता है। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन होता, सपोज करते हैं मुझे ऐसे गिवन होता, मैं एग्जांपल फॉर ये लेता हूं, मेरे पास गिवन होता थ्राइस ऑफ A गिव्स यू 5B प्लस 2C, ऐसे तो अपन कहेंगे ठीक है, ये 1/5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन dB अपॉन dt, 1/2 इंटू dC अपॉन dt, ये 1/3 होता है, तो अपन कहते हैं ठीक है, ये कितना हो जाता है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यूज्ड, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये तो 1/5 1/3 लिखते हैं अपन, जैसे इसके लिए 1/2 लिख रहे हो, ऐसे इसको लिखेंगे ना अपन 1/3 dA अपॉन dt will be equal to rate loss है 1/2 dB अपॉन dt is equal to 1/2 dC अपॉन dt, ये सब लिखते हैं ना सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा अपन कोई बात नहीं करेंगे। अपन ये पावर 1 ले रहे ना सब, अपन ये 1 ले रहे ना सब, अपन बात ही नहीं कर रहे कोई और, सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अपन तो रेट लॉ की बात, अपन तो रेट लॉ लिख रहे हैं ना इसके लिए। भाई ये लिखा आपने, आपने कहा कि भाई इसमें रेट लॉ हो जाएगा 1/3 इंटू dA/dt, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू dB/dt प्लस 1/2 इंटू dC/dt। आफ्टर टाइम t अपन क्या लिख रहे हैं, अपन यही तो लिख रहे हैं 1/3 ऑफ dA/dt, टाइम सबके लिए सेम होगा क्योंकि उतने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है आफ्टर टाइम t, तो अपन क्या लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखते हैं 3/5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t प्लस 3/2 इंटू concentration of C at time t, that is the amount of A used। तो लिख लिया आपने।
अगर हमें ये लिखना आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यूज्ड के लिए अपन बी एट टाइम टी और सी एट टाइम टी कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन अपन को लिखना आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे क्वेश्चन ऐसे गिवन है, इसमें अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे बताओगे आप न्यूमेरिकल्स को। मुझे बताएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मुझे गिवन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ से, इसको ऐसे कर देते हैं और शॉर्ट में लिख देता हूं। ए नॉट इज इक्वल टू 2 मोलर मुझे गिवन है, एंड आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 minutes, concentration of A is equal to 0.4. Calculate B at time t and C at time t when K1 upon K2 is equal to 1/3। ये मुझे गिवन है, मतलब मैंने रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट भी दे दिया। ठीक है, A used will be equal to how much, अपन ये लिख लेते हैं भाई, अपन को रेट लॉ तो लिखना आता ही है। आंसर लिख रहे हैं अपन तो, concentration of A used will be equal to 1/3 into concentration of C at time t plus 1/2 into concentration of B at time t। A used कितना है 2 minus 0.4 that is 1.6। अपन को एक बात गिवन है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें क्योंकि वही गिवन है अपन को। concentration of B at time t divided by C at time t is equal to 2 by K1 divided by 3K2। ये तो गिवन है अपन, ये तो इसी से पता है अपन को। इससे कैसे पता है, तो अपन लिखते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिख के बताया मैंने, अभी लिख के बताया था मैंने। you know that 1/2 into dB by dt is equal to K1 into concentration of A। मल्टीप्लाई करो dB by dt twice of K1 into A, ऐसे ही लिखो dC by dt is equal to thrice of K2 into A। रेशियो कैलकुलेट करो, concentration of B at time t into divided by concentration of C at time t will be equal to twice of K1 divided by K2। you know that। हो गया हमारा क्वेश्चन, ये अपन को गिवन है। सो B at time t और C at time t K1 अपन K2 का रेशियो मुझे गिवन है, सो 2/3 into 1/3 मुझे गिवन है। ये लो भाई, इन दोनों का रेशियो आ गया, उधर सब्स्टिट्यूट कर लेना, C को B के टर्म्स में या B को C के टर्म्स में, दोनों आ गए। गुड दैट, ये अपना आंसर हो जाए। कोई डाउट है तो बोलो, राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब सी के टर्म्स में बी को लिख लेते हैं, तो 2/9 है अपने पास, तो सी को लिख लेते हैं बी के टर्म्स में, तो 9b 1/3 है ना। सी को लिखते हैं बी के टर्म्स में, तो 1/3 इंटू 9b concentration of B divided by twice of concentration of twice C ना। सो 9 इंटू अपन लिखेंगे 9b, इधर C कैलकुलेट करना है, C at time t will be equal to, उधर लिखेगा तो 9b at time t divided by 2 that is हो गया, प्लस 1/2 इंटू बी एट टाइम टी। लो भाई बी एट टाइम टी आ गया अपने पास, सब्स्टिट्यूट करके आप सी एट टाइम टी कैलकुलेट कर लेना, इससे भी करता आंसर। सिमिलरली अगर अपन को इसमें कुछ गिवन होता क्वेश्चन इसी टाइप से कि भाई ए इनिशियली कितना है, आफ्टर टाइम टी कितना है, या ए इनिशियल कितना होगा अगर बी और सी अपन को गिवन है, मतलब इस इक्वेशन में आप जो मर्जी चाहे मुझसे पूछ लो, मैं कैलकुलेट करता। पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, या कभी कभी अपन को ऐसे भी बोल सकते हैं
ठीक है, आप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें लिखोगे, यही डाटा दे दो अपन K1 अपन K2 लिख दो, इसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगा उसकी जगह। दैट्स ऑल, कंसंट्रेशन ऑफ ए यूज होना चाहिए। परसेंटेज बता देंगे, बी एट टाइम टी आ गया, सी एट टाइम टी आ गया, दोनों का टोटल अमाउंट लेके ट्वाइस ऑफ K1 कैसे आया, ये वाला ना, तो आएगा ना अपने पास, जैसे इसी में बता देता हूँ मैं, इसका K1 गिवन है रेट कांस्टेंट, इसके लिए K2 गिवन है रेट कांस्टेंट, तो इधर रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं अपन K1 और K2 का। अपन क्या करेंगे ना, B के लिए लिखेंगे 1/5 इंटू dB बाई dt, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा तो पावर तो 1 ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं अपन क्या, dB बाई dt विल बी इक्वल टू 5 इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ऐसे अपन डीसी के लिए लिख लेंगे भाई, डीसी बाई dt, ये 1/2 होगा, इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, व्हाट आई गॉट। अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन अगर को गिवन है तो अपन को ये बताने की जरूरत थोड़ी है, डी एट टाइम टी सी एट टाइम टी विल बी इक्वल टू 5 ऑफ K1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ K2, ये बताने की जरूरत है। क्या सबको समझ में आया, राइट। तो इस टाइप से अपन पैरेलल रिएक्शंस में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बताओ करके। नहीं, क्वेश्चन में अपन को रेट कांस्टेंट का रेशियो दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी का रेशियो थोड़ी दिया हुआ है भाई, ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है ना भाई, ये तो K1 और K2 गिवन है अपन को, ये K1 और K2 का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 1/3, लेकिन बी और सी का अमाउंट तो उसके किस पर डिपेंड करेगा, उसके मोलर रेशियो पर भी डिपेंड करेगा ना। तो K1 अपन K2 का रेशियो गिवन है, वो बी अपन सी का रेशियो थोड़ी गिवन है, राइट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, तो ये अपन बता सकते हैं फॉर पैरेलल रिएक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा अपन बताएंगे करके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, मोस्टली पैरेलल रिएक्शंस में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करते हैं। अब अगर हम सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करेंगे तो राइट लाइक दिस, सीक्वेंशियल रिएक्शन में सीक्वेंशियल रिएक्शंस, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब है एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट जैसे यूज होगा, दैट इज सीक्वेंशियल। वैसे अपन ने काफी पढ़ा भी है सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है ना, काफी अपन ने पढ़ा भी है सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे भाई, सपोज कर लेते हैं अपन A गिव्स यू B और B गिव्स यू C। मैं फर्स्ट ऑर्डर नहीं फॉलो करूंगा है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 गिवन है मुझे, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 गिवन है मुझे। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन में न्यूमेरिकल तो बहुत कम पूछते हैं, बट अपन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा गया सीक्वेंशियल रिएक्शंस। अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तो डिक्रीज होगा, तो बी बनेगा। पहले अपन रेट की बात कर लेते हैं,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, तो अपन कहेंगे भाई डी बाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, dA by dt minus k into concentration of A. That is the rate of decomposition of A. Rate of B, तो B तो बनेगा भी और डिकम्पोज भी होगा, तो इधर अपन K1 लिखेंगे हैं, तो अपन लिखेंगे dB by dt, क्योंकि ये तो डिकम्पोज भी होगा और बनेगा भी, तो अपन लिखेंगे भाई ये बनेगा इस रेट से, जिस रेट से A डिकम्पोज हो रहा होगा उसी रेट से B बनेगा, तो दैट विल बी दिस। लेकिन B डिकम्पोज भी होगा जिस रेट से C बन रहा होगा, और C किस रेट से बन रहा होगा, तो अपन कहेंगे भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, that is dC by dt will be equal to K2 into concentration of B से, क्योंकि C के फॉर्मेशन के लिए B रिएक्टेंट होगा, तो B किस रेट से बन रहा होगा, जिस रेट से A डिकम्पोज हो रहा होगा उस रेट से B बन रहा होगा, तो बन रहा है, और B किस रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा, जिस रेट से C बन रहा होगा, मतलब इस रेट से ये बन रहा है और इस रेट से ये डिकम्पोज हो जा रहा है, तो ये इसका रेट होगा, एक्सप्रेशन K2 into concentration of B, ये इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये रेट एक्सप्रेशन हो जाएंगे एट एनी मोमेंट वी आर एबल टू राइट। अब अपन कहेंगे इसमें भाई इसके लिए तो अगर हम रीअरेंज करें तो वी कैन राइट लाइक दिस, a at time t will be equal to a naught e to the power of minus k into t, we know that a at time t, तो अपन ने ये इसको इधर लिखा, dt को उधर लेके गए, इंटीग्रेट किया a naught से a t तक, वी नो दैट वो अपन लिख सकते, पहले ही बताया मैंने, बोलोगे तो वापस बता दो, सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई मुझे पता चल गया, अब ना आप बी एट टाइम टी कैलकुलेट करो, तो पहले कहेंगे अपन इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इस पार्ट को इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, और फिर इंटीग्रेट वापस करो, इंटीग्रेट तो वो काफी बड़ा डेरिवेशन है, उतना अपन को जरूरत भी नहीं पड़ता, कभी कभी अपन कहते हैं कि भाई आप डायरेक्टली याद कर लो, वो बड़ा इजी इक्वेशन भी है, तो अपन कहेंगे इसको ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी अगर मुझे कैलकुलेट करके बताना है तो थोड़ा इक्वेशन अपन को याद रखना होता है ना, तो अपन जैसे, क्योंकि अगर अपन डेरिवेशन करेंगे अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन तो काफी विनोद है, पहले इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में रीअरेंज करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, और डेरिवेशन में आपको भेज भी सकता हूँ या शीट में भी गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। अपन क्या करेंगे, बी एट टाइम टी को डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि किसी भी मोमेंट पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे बी का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो वो तो K1 और K2 दोनों पे डिपेंड करेगा, तो अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन K1 अपॉन K2 माइनस K1 into e to the power of minus K1 t माइनस e to the power of minus K2 t, ये फिर अपन को याद रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन कभी पूछेंगे क्या इससे, कुछ भी नहीं बोल सकता, पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते, बहुत सारा पार्ट है ऐसा, तो बी एट टाइम टी इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन, वो थोड़ा याद करने की कोशिश करो, बी एट टाइम टी विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू K1 अपॉन K2 माइनस K1 e to the power of minus K1 t माइनस K2 t, इधर K1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, अपन सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, तो K1 ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, अगर मुझे सी एट टाइम टी लिखना है तो बेटर होगा अपन इसको, बिकॉज एट एनी मोमेंट ए नॉट विल बी इक्वल टू ए एट टाइम टी, बी एट टाइम टी, सी एट टाइम टी, अब तो इसी से कैलकुलेट कर लो, ये मुझे गिवन होगा कि इनिशियल अमाउंट कितना है इसका,
ए एट टाइम टी मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा, बी एट टाइम टी मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा और सब्स्टिट्यूट करके बता दूंगा व्हाट विल बी द सी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। अब मैंने आपको ये इक्वेशंस आपको डायरेक्टली बताया, बेटर है अपन इनको याद कर लें। ये सब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया अपने लिए, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया, जिससे अपन सी एट टाइम टी बताएंगे। बेस्ट तरीका यही। अब इसमें अपन से पूछेंगे, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ए एट टाइम टी, बी एट टाइम टी, सी एट टाइम टी, जो अपने इससे इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किए। अब वो अपन से पूछेंगे कि बताओ भाई, अगर मेरे पास इफ K1 इज ग्रेटर देन K2 तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? K1 ग्रेटर देन K2 है या K2 ग्रेटर देन K1 है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अपन कहेंगे देखो भाई, पहले तो इनका एक ग्राफ देखते हैं कैसे, मतलब एक ग्राफ, जनरल ग्राफ की बात करते हैं, फिर अपन इससे ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ हमसे वही पूछेंगे वो कि K1 अगर बड़ा है तो क्या होगा K2 से, या K2 बड़ा है K1 से तो क्या होगा। अभी अपन ने K की कोई बात नहीं की, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई क्या ग्राफ होना चाहिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। भाई इसमें टाइम और कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ होना चाहिए वो बता रहे हैं अपन तो, कि टाइम और कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमेशा डिक्रीज होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है और वो हमेशा डिक्रीज होता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ए तो डिक्रीज ही होगा, बनेगा तो है नहीं। और सी का कंसंट्रेशन इनिशियली 0 था, सी का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता रहेगा। उस इक्वेशन में सी का कंसंट्रेशन कभी भी ए से बड़ा नहीं होगा, तो सी का कंसंट्रेशन एक मोमेंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। और ए एट टाइम टी किसी भी मोमेंट पे अपन बता सकते हैं कि ए एट टाइम टी क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होता रहेगा, सी का कंसंट्रेशन हमेशा बनता रहेगा, क्योंकि लेकिन बी तो बनेगा भी और डिक्रीज भी होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ए का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होना शुरू होगा तो बी का कंसंट्रेशन बनेगा। तो अपन बी को ऐसे बना लेंगे, फिर कहेंगे भाई बी का कंसंट्रेशन मतलब ऐसे ना, सी सी टाइम के साथ सी बनना शुरू तो तब होगा ना जब बी बनेगा, तो इनिशियली तो बी बनता रहेगा और फिर उसके बाद जब बी डिक्रीज होना शुरू होगा तो अपन कहेंगे यहां पर बी ऐसे बनेगा और थोड़ी देर के बाद फिर सी बनना शुरू होगा, सी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बी का ग्राफ इसके पहले ही आना चाहिए। तो बी पहले बनेगा और बी बनेगा तो फिर सी भी बनना शुरू होगा, और बी जैसे ही बनेगा तो बी डिक्रीज भी होगा, क्योंकि एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगा बी का, फिर वो डिक्रीज भी होता रहेगा, खत्म हो जाएगा तो सी बन जाएगा। दिस इज बी एट टाइम। इस टाइप से कुछ ग्राफ बनने चाहिए। ठीक है, बाकी अपन को पता है कि ये क्रॉस जहां करते हैं ग्राफ वो क्या होते हैं, वो सब अपन को पता है। बट ये जरूर है, अपन इस इक्वेशन को देख के ये तो अपन बता सकते हैं कि ए सिर्फ डिकम्पोज होगा, कंसंट्रेशन कम होता रहेगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका सी का कंसंट्रेशन सिर्फ बढ़ेगा, बी का कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगा बाद में डिक्रीज होगा। बी को उस टाइप से चेंज होना चाहिए कि पहले इनिशियली उसे बढ़ना चाहिए, बाद में उसे डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन कहेंगे कि भाई अगर मान लो K1 इज ग्रेटर देन K2, मतलब ये जल्दी बनेगा और डिकम्पोज धीरे होगा, रेट कांस्टेंट उसका कम है ना, बनेगा जल्दी लेकिन डिकम्पोज स्लो होगा। सी का फॉर्मेशन बड़ा स्लो होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, मुझे ये पता है, आप अलग अलग भी बना सकते थे कि ए का ग्राफ सिर्फ ऐसे होगा, बी का ग्राफ ऐसे होगा, फिर कम भी होगा,
और सी का ग्राफ जो होगा वो सिर्फ बनेगा। ऐसे ना अलग अलग ग्राफ बना सकते थे। नो, you cannot say that A and C will be in equilibrium. How can you say that there is a equilibrium? Equilibrium means reaction should go into the backward direction also. एक खत्म हो जाएगा। What do you mean by the graph? Equilibrium का मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन में हो। There must be a dynamic equilibrium state. You know the word dynamic. वो पैरेलल हो गया। पैरेलल होने का मतलब है कि कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम थोड़ी आया। ये किसने कहा कि कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि वहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कभी नहीं कहा मैंने, राइट, कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम होता तो आप यहां लिखते ना इक्विलिब्रियम। मैं इक्विलिब्रियम भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, सर ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ में जहां पे बी मैक्सिमम है, हाँ वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे ना, बी मैक्स, जहां पे बी मैक्सिमम है आ रहा है तो वहां पे ए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, जहां पर बी मैक्सिमम आ रहा है वहां पर ए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे। अपन देखते ना, ये दोनों ग्राफ भी बना के देखते ना, फिर अपन कंप्लीटली चेक करते ना, तो और भी क्लियरिटी आएगी ना अपन को कि वन का वैल्यू बहुत ज्यादा है K2 से। मतलब ये हो गया अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ अपन ऐसे बनाएंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अपन क्या कहेंगे, ए तो बहुत स्पीड से डिकम्पोज होगा, ए जो होगा वो बहुत स्पीड से डिकम्पोज होगा ऐसे। ए तो बहुत स्पीड से डिकम्पोज होगा लाइक दिस। ए तो बहुत स्पीड से डिकम्पोज होगा। बी का कंसंट्रेशन बहुत स्पीड से बनेगा, बी का कंसंट्रेशन बहुत स्पीड से बनेगा, मतलब बी विल बी लाइक दिस और फिर डिकम्पोज होगा। बी का कंसंट्रेशन क्या कभी ए से कम हो सकता है क्या? नहीं, वो सी में भी कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि तो अपन ऐसे बता देंगे। और सी का कंसंट्रेशन को बहुत स्लो बनेगा, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम सी बनना शुरू होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस ऐसे। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सी तो ये K2 का वैल्यू छोटा था ना, तो सी बहुत टाइम, मतलब पहले बी जल्दी से बन जाएगा और सी आराम से बनना शुरू होगा। मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्पीड से बढ़ेगा लेकिन वो सी में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? K2 छोटा है ना, K2। तो यहां पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन ए से ज्यादा हो सकता है सी के बनने के पहले। क्यों? क्योंकि ये तो अगर मान लो ये 1 मोल है, अब इसको हटा देते हैं ना, अगर ये 1 मोल है, ये तो 0.8 हो गया, ये 0.2 बच गया और ये भी बना 1.1 ही बना, तो ये 0.7 बचा। ये बड़ा हो सकता है इससे, जल्दी बन रहा ना। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लो ऐसे है तो अब बताओ क्या होगा। इफ K1 इज लेस देन K2 देन, हाँ तो अपन कहेंगे भाई ए धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। चलो करते हैं, अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है। तो ए में तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ए तो डिकम्पोज होगा ही होगा, आराम से डिकम्पोज होता रहेगा, टाइम काफी लेगा डिकम्पोज होने के लिए। आराम से डिकम्पोज होगा तो बी भी आराम से बनेगा, मतलब बी आराम से बनेगा, लेकिन जैसे ही बी बनेगा सी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही बी बना सी में कन्वर्ट हो गया। आपने बी बनाया, मैंने सी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ये प्रोसेस आराम से होगा तो वो जल्दी से सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ऐसे ग्राफ। ठीक है, कंसंट्रेशन बना देते हैं अपन ऐसे। बस ए से ऊपर नहीं बनाना पड़ेगा अपन को, ए नॉट बना देते हैं।
तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब सी बी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपन कहेंगे देखो बी का ग्राफ ना, जब तक बी नहीं बनेगा सी कैसे बनेगा, और ए धीरे धीरे बन रहा है तो बी भी धीरे धीरे बन रहा होगा, तो बी का फॉर्मेशन भी धीरे, लेकिन सी का कंसंट्रेशन बी से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन K2 बड़ा होने की वजह से जैसे ही भी बनता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कभी भी ना बी का कंसंट्रेशन ए से बड़ा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैसे ही बी बनता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट इज सो, क्योंकि आपने बताया ना K2 बड़ा है K1 से, तो K2 बड़ा है K1 से, इसका मतलब जैसे ही बी बना सी में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही बी बना सी में कन्वर्ट हो गया, और ये बड़ा धीरे से कन्वर्ट हो रहा है, और जो भी बनता है वो इसमें आ जाता है, चेंज हो गया, पूरा बना दिया अपने वैसे। तो अब ग्राफ ऐसे आएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया कि मतलब ऐसे अपन को ग्राफ बनाने हैं, ये सी एट टाइम टी है। अब अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे जो एक्सप्लेन करना था वो आपने एक्सप्लेन कर लिया, बाकी आपको पता चल जाएगा। ये बी एट टाइम टी जो आप पूछ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। अब तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ होगा तो जो तुमने पूछा था ना उसने, उसमें अपन एक बार पढ़ लेते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ग्राफ में जहां पे बी है, बी मैक्सिमम है, मतलब इसकी बात कर रहा है, बी मैक्सिमम है, जहां पे बी मैक्सिमम आ रहा है तो वहां पे ए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए? नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं कि ये जहां पर मैक्सिमम होगा वहां ए कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं, राइट ना? ऐसा होना जरूरी नहीं। अब अपन क्या कहेंगे, अब अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बताओ, किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना हो सकता है? तो अपन कहेंगे अच्छा, आप बी मैक्स की बात कर रहे हो, दिस इज द टाइम टी मैक्स जिस पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, दिस इज द टाइम which is T maximum where the concentration of B is maximum। यही तो कहेंगे अपन, बोलेंगे ना? तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इस मोमेंट पे जिस रेट से बी बन रहा होगा उसी रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा, इसको जीरो डाल दो भाई। जिस टाइम बी मैक्सिमम होगा इधर, तो जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा। अब अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी इक्वल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, वहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ एट बी मैक्स, एट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी dB upon dt will be equal to zero, dB upon dt upon dt will be equal to zero, therefore concentration of, therefore K1 into concentration of A at time t will be equal to K2 into concentration of B, that is maximum concentration। AT अपन को पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और B max को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपने पास आ गया B max will be equal to that is, so B max will be equal to K1 upon K2 into A at time t क्या है, A naught into e to the power of minus A by R t, e to the power of minus K1 t, ये आ गया। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन अपन को याद रखेगा, अपन को इक्वेशन में गड़बड़ नहीं होने वाला, अपन को मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी कैलकुलेट करके बता सकते हैं।
और टी मैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये बाई टी मैक्स होगा, तो फिर मुझे आपको बी मैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द टाइम व्हेन द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज प्रेजेंट। टी मैक्स कैलकुलेट, तो अपन ऐसे इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे अपन से सीक्वेंशियल रिएक्शन में। हाँ, अपन को K1 K2 गिवन हो सकते हैं और ये लिख के वो अपन से ग्राफ पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे इस टाइप का, भूल जाओ, वो पूछेंगे अपन से छोटा मोटा कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, बी मैक्स क्या होगा, उस टाइप से पूछेंगे। ग्राफ रिलेटेड पूछेंगे, K1 K2 बड़ा है या K1 K2 से बड़ा है या K2 K1 से बड़ा है, बताओ विच इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पूछेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट दे देंगे और बता देंगे बी का रेशियो लिखो, फिर बता देंगे लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी अपन फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं ना, अपन से बोला जा रहा है कि भाई आप फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करो बस, क्योंकि बाकी जो अपन से पूछेंगे ना वो उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपसे ये लिखवाना पूछेंगे बस, जिसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो। अब एक बार अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं फिर अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, है ना, रिएक्शन है इक्विलिब्रियम। अपन ऐसे भी, और टी मैक्स भी आप थोड़ा याद रख लो, जैसे इसमें टी मैक्स है ना, अपन उसी से बना सकते हैं, टी मैक्स विल बी इक्वल टू, टी मैक्स होता है 1 अपन के 1 माइनस के टू, आप इसमें मॉड लिख लो ऐसे, और ln ऑफ के टू अपन के वन अपन के टू ऐसे, वो e टू द पावर के लिए अपन ने ए नॉट वो लिखा मैक्स। तो आप ऐसे बता दो, और मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि जो भी होगा पॉजिटिव ले लेना, होता तो वो k1 माइनस के टू है, लेकिन आप उसे मॉड ले, तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो अपन से या तो इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, या फिर 80% चांसेस ग्राफ के होंगे, बाकी 20% चांसेस होंगे कि वो अपन से कुछ और पूछे। अब अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अपन सबको पता है क्या होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सपोज करते हैं ए इज एन इक्विलिब्रियम विद बी, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी अपन जो भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में मैं बताऊंगा जिसमें रेट इक्वेशन ही पूछेंगे अपन से फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मेंस वगैरह में अपन से पूछेंगे तो वो रेट लॉ लिखवाएंगे अपन से, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रेट ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन, लाइक दैट अपन से पूछेंगे, वो बिल्कुल आएगा अपने एग्जाम में। अपने पास गिवन होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम सबको पता है, इसको केएफ लिखते हैं, इसको केबी लिखते हैं, अपन को पता है केएफ और केबी क्या होता है, व्हाट इज केएफ व्हाट इज केबी अपन को पता है। अब अपन लिखेंगे, इसके लिए रेट लिखते हैं, तो डीए बाई डी टी will be equal to kf into concentration of A. dA by dt is equal to kf into concentration of A, और A डिकम्पोज हो रहा है, B बनेगा। अब B भी तो कन्वर्ट होगा ना इसमें, तो अगर अपन सेपरेटली लिखें तो dB माइनस dB by dt will be equal to kB into concentration of B, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन जब रेट लॉ लिखेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डेरिवेशन भी करना है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। इनिशियल टाइम पे मुझे ये a गिवन है, ये 0 गिवन है, आफ्टर टाइम t मुझे ये x a माइनस एक्स गिवन है, तो ये x गिवन होगा, और एट इक्विलिब्रियम टाइम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं अपन,
ये एक्सी होगा, ये एक्सी हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी लिख लिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, रेट लॉ की बात कर रहा था जैसे मैं, अपन रेट लॉ लिख लेते हैं। तो डीए बाई डी टी ये इस रेट से तो डिकम्पोज हो रहा है, इधर माइनस लिख लो, एक ही बात है। इधर प्लस था तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, एक ही बात है हमारे लिए तो। लेकिन ये बन भी रहा है किस रेट से, प्लस, अपन लिखेंगे भाई बिकॉज ये इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है और उस रेट से ये बन रहा है, तो ये बन भी रहा है ना जिस रेट से, वो के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये कर सकते हैं, दैट इज द रेट। तो बेटर है अपन इसको क्या करते हैं कि भाई ये तो रेट लॉ अपन ने लिख लिया, अपन इसको dx x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो dx by dt is the rate of reaction that will be equal to kf into concentration of a minus x minus, that is right ना, kb into concentration of b, मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, इस रेट से ये the rate of reaction of a ना, that is at time t is this और b at time t is this, तो इस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा था, इस रेट से ये वापस बन रहा था, अपन ने रेट लॉ लिख लिया, ये इक्वेशन बना है, दैट इज द रेट dx by dt। इस रेट से x बन रहा है और इस रेट से x डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। भाई x बन रहा है, a जितना डिकम्पोज होगा उतना x बनेगा, a का कॉन्सेंट्रेशन, और a डिकम्पोज क्या हो रहा है, जिस रेट से b डिकम्पोज हो रहा है, तो अपन इसमें भी x लिखते ना, b क्यों लिखे, ये अपन को एक, किसी को डाउट है तो बोलो, और डाउट है तो आपने याद होगा आपको रेट लॉ लिखा हुआ था शुरू में, उसमें सबको dx by dt से इक्वेट किया था, x तो फॉर्म होगा ना, इसलिए उसमें साइन थोड़ी आएगा नेगेटिव, तो s है ना, x जो होगा dx by dt वो कैसे बनाएंगे अपन, वो अपन को पता था, आपने ऐसे लिखा था ना शुरू में, a gives you b, twice of a thrice of b, तो अपन ने कहा था इनिशियली ये a प्रेजेंट है, आफ्टर टाइम t ये a minus 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a, dA by rate of decomposition of a dA by dt minus ना, so minus d by dt will be equal to a will be change in concentration, फाइनल कितना है a minus 2x minus a, ये आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा 2x dt by dt, so अपन ने लिखा था 2x into dx by dt will be equal to minus dA by dt, so अपन ने लिखा था 1 by 2 into dA by dt है ना, that will be equal to dx by dt, शुरू में जो अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अपन ने रेट लॉ पढ़ा था, x में कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि वो बनेगा ना, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ x। अब इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए इनिशियली जीरो है ना, तो dp by dt will be 1 by 3 into dv by dt, rate of formation of b, so formation of b will be dp by dt, that will be equal to कितना आएगा अपने पास d by dt into 3x minus 0, so what I got is 3 into dx by dt, you'll write that 1 by 3 into dx by dt, 1 by 3 into dp by dt is equal to dx by dt, so dx by dt is the rate of reaction, that's why we have done this। dx by dt में कभी कोई साइन नहीं होता, x किस रेट से बन रहा होगा, जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा होगा, और x किस रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा, जिस रेट से b डिकम्पोज हो रहा होगा, ये बताता है। ठीक है, अब अपन कहेंगे इसमें एट इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि अपन को इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ना है, इक्विलिब्रियम में तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, तो dx by dt will be equal to 0, therefore
kf into a minus x will be equal to kb into, आप लिख सकते हो ऐसे, this will be equal to 0 ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया kb into x। लेकिन अब ये जो x होगा वो x ही होगा, क्योंकि अब तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करना शुरू कर दिया। एट इक्विलिब्रियम स्टेट दिस बिकम 0, तो फिर कंसंट्रेशन x भी तो इक्विलिब्रियम x लेना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात। ये मेरे पास इक्वेशन है। बस अब जो भी कैलकुलेशन करना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से इसी से कर लेंगे। इक्विलिब्रियम पे dx by dt will be equal to 0, concentration will remain constant। तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट। अपन इसमें लिखेंगे kb will be equal to kf into a minus xe divided by xe कर देता हूं, इक्वेशन 3 है, ये अपन को ऑलरेडी पता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग equation 3 in equation 1, we get equation 1 is dx by dt will be equal to kf into a minus x, माइनस kb की जगह मैं लिखता हूं kf into a minus xe, a minus xe divided by xe into x। ये है भाई मेरे पास, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बाद में यहां डायरेक्टली लिख देंगे dx by dt will be equal to, क्या आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। kf into a minus kf into x minus kf into xa divided by xe, माइनस इंटू माइनस ना प्लस हो जाएगा, तो प्लस kf इंटू xc अपॉन xc इंटू x, ये तो कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास बच गया kf इंटू a माइनस kf इंटू x a दैट इज ax अपॉन x। तो मैंने इससे कॉमन ले लेता हूं, kf कॉमन लिया मैंने इंटू a अपॉन xc भी कॉमन ले लेता हूं। सो ये इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स 1 ना, xc माइनस x अपॉन xc, xc माइनस x अपॉन xc ना, ऐसे कर सकते हैं। xc भी कॉमन ले लेता हूं फिर मैं, ये भी कॉमन, ये आया मेरे पास, तो मैं इसी को लिख लेता हूं। भाई एक बार अगर चेक कर लेना, मतलब थोड़ा जल्दी में मैंने किया इसलिए कुछ गड़बड़ हुआ तो आप मुझे बता देना, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना भाई, ठीक है ना। ये बचा मेरे पास, मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूं, dx by xc माइनस x इज इक्वल टू f a अपॉन xc इंटू dt कर देता हूं, ये हटा देता हूं, वो सॉल्व करके आ गया, इसकी जरूरत नहीं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, 0 to 20 और 0 to x तक। अब आप इंटीग्रेट कर लो और देख लो क्या आया आपके पास, 0 to x तक और 0 to 20 तक इंटीग्रेट करोगे तो वो डी है, ln ऑफ, देखो भाई क्या है अपने पास, ये तो kf इंटू a अपॉन xc और ये t हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 0 to x ना, xc अपॉन xc माइनस x ना, ये और
ये वाले पार्ट को अपन ने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला पार्ट ना यहां से मैं कुछ उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? देखो के एफ ए अपॉन एक्सी ना, मैं यहां से चेक कर लेता हूँ उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन टू से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इज इक्वल टू के बी एक्स, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के एफ ए विल बी इक्वल टू के एफ, है ना, इंटू के एफ दैट इज के बी एक्स सी प्लस के एफ एक्स सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एफ ए अपॉन एक्स सी विल बी इक्वल टू के एफ प्लस के बी, ये लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसकी जगह के एफ प्लस के बी लिख सकता हूँ। ln of xc अपॉन xc माइनस x विल बी इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। बड़ा अच्छा इक्वेशन बन गया। के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू ln ऑफ xc अपॉन xc माइनस x, ये लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन बन गया मेरे पास। देखो ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। मुझे इक्विलिब्रियम रिएक्शन में के एफ और के बी, के सी मुझे गिवन हो सकता है। ln में एक्स ही अपन होगा, देखना एक बार चेक करना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक बार चेक कर लो सब लोग, अगर कुछ चेंज होगा तो बता, किसी को अगर डाउट होगा तो वो बताएगा मुझे। ये ऐसे ही रहेगा एक्स सी अपन एक्स सी माइनस एक्स, या फिर एक्स सी माइनस एक्स, क्योंकि मतलब वहां पर माइनस नहीं था ना, इसलिए मैंने वैसे लिखा। अब देख लो, है ना, उधर माइनस था ना पहले, अभी माइनस नहीं है, इसलिए अपन को कोई डाउट नहीं, सही है। ln को log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट। मुझे एक्स सी और एक्स, क्योंकि अब अपन से क्या है ना, के एफ और के बी गिवन होगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछेंगे तो अपन को कंसंट्रेशन एट टाइम टी मुझे गिवन होगा, बिकॉज ये एक्स इस टाइम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं है। एक्स ही तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें कुछ भी अपन को कैलकुलेशन के लिए दे देंगे, अपन कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें कैलकुलेशन के लिए, है ना। ये एक बार चेक करो, x से 0 से x और 0 टू टाइम t, इसमें कहीं कोई मतलब अपन को क्या करना है, कोई अपने पास मतलब ln ऑफ क्या आएगा, एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स आएगा या एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा, एक्स ही आएगा। मेरे ख्याल से ये सही है, अबे इतना इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, इसमें थोड़ी गड़बड़ करेंगे अपन, तो गड़बड़ करेंगे तो हो गया अपना काम। बिल्कुल सही है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो आएगा, इधर नेगेटिव साइन होता तो अपन लिखते उल्टा, नेगेटिव साइन है ही नहीं। हाँ, अगर माइनस होता ऐसे एलिमेंट तो अपन इन्वर्स करेंगे ना, तो सही तो है, क्या प्रॉब्लम, राइट। अब ये कैलकुलेशंस में अपन से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन न्यूमेरिकल कर भी सकते हैं, अगर अपन चाहें तो न्यूमेरिकल भी डिस्कस अपन इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट उससे पहले अपन एक बार डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द रेट लॉ, मतलब ये रेट लॉ कैसे लिखते हैं वो अपन को देखना, वो अपन चेक है ना। तो ये तुम इसलिए बोल रहे हो कि माइनस एल एन आएगा और फिर उसके बाद तो माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता, तब आता वो उल्टा, तभी ठीक है। हाँ, नहीं ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है सेकंड स्टेप, सही है। अगर अपन एक्सी माइनस एक्स अपॉन एक्सी लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा ना इसमें, बिल्कुल आएगा फिर, तभी उससे ही तो अपन ने उसको इन्वर्स किया है एक्सी, यहां से। ये एक्स माइनस एक्सी है क्या, एक बार देख। एक बार देख लिया, फिर से एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। और अगर गलत है, इक्वेशन वन कहाँ पर यार, पर यार हटा दिया क्या, इन इक्वेशन वन, हाँ तो लिखूंगा ना, इक्वेशन वन में तो माइनस साइन थोड़ी आएगा बाहर, डी एक्स बाई डी टी में इधर थोड़ी माइनस साइन है, के एफ इंटू ए माइनस एक्स, माइनस के बी इंटू एक्स हो गया ना, इसमें क्यों आएगा माइनस साइन बाहर, ये किसने कहा कि उसमें माइनस साइन बाहर आएगा, इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, ये तो एक्स का फॉर्मेशन है ना, वो तो एक्स तो प्लस होगा ना क्योंकि वो तो फॉर्म हो रहा है, उसमें साइन नहीं आएगा। इक्वेशन वन शायद मैंने यही लिखा हुआ था, बिल्कुल यही लिखा हुआ था, तो इसमें नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, वो क्यों आएगा नेगेटिव साइन, इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाएगा, so get that kf into a minus xc माइनस के बी इंटू एक्स, तो सब्स्टिट्यूट किया ना के बी के लिए, क्योंकि एक्स का तो फॉर्मेशन होगा ना, इसलिए नहीं होगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी चेक कर लेना तुम लोग एक बार, ये सर से पूछना, तुम लोग इतना थोड़ी गड़बड़ करोगे। अब मैं तो इक्वेशन लिखने वाला हूँ, रेट इक्वेशन, व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन, अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा, अब इसमें ऑर्डर नहीं होगा, देयर इज नो ऑर्डर, कोई फिक्स नहीं है इसमें, और रेट इक्वेशन सीक्वेंशियल रिएक्शन की तरह से, A gives you twice of B, gives you thrice of C, इधर K1 गिवन है, इधर K2, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह अपन को फिक्स नहीं है, बस ये लिखा कि राइट द रेट लॉ फॉर बी, ऐसे लिख दिया, बी का रेट लॉ लिखो, राइट। तो अगर अपन को रेट लॉ फॉर बी लिखना है तो अपन ये सभी के रेट लॉ लिखते हैं, तो बताओ ए बी सी, ए का रेट लॉ होगा डी ए बाई डी टी, अपन क्या करेंगे ना, क्योंकि अब हमें कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह ऐसा कुछ बताने वाले नहीं है, अपन को कोई ऐसा नहीं बताने वाला कि वो फर्स्ट ऑर्डर या क्या है, हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, हमें तो रेट लॉ लिख के बताना है बस। तो बोल कहेंगे अगर आपने रेट लॉ मेंशन नहीं किया तो मैं तो ऐसे लिखूंगा भाई, ए का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो मैं डिकम्पोजिशन, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ना उसको नेगेटिव साइन लगा देता हूं, जिसका फॉर्मेशन होगा उसको पॉजिटिव लगा दूंगा, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है माइनस के वन इंटू, अब माइनस साइन इस तरफ लगाओगे तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वैसे कर लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ए का डिकम्पोजिशन हो रहा था इसलिए मैंने माइनस के वन इंटू ए कर लिया,
भाई ये डी एक्स के फॉर्म में थोड़ी लिख रहे हैं, उनसे तो पूछेंगे वो ए बी सी के रेट इक्वेशन लिखो तो लिख के बता देंगे। तो बी के लिए लिखो तो अपन कहेंगे लो भाई बी का हो गया डी। बी का फॉर्मेशन, जो ए का डिकम्पोजिशन होगा वो बी का फॉर्मेशन होगा, तो अपन कहेंगे लो भाई इस रेट से उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो तो डिकम्पोज भी हो रहा है, तो जिस रेट से सी का फॉर्मेशन होगा उसी रेट से बी का डिकम्पोजिशन होगा। तो सी का फॉर्मेशन ही बता दो। सी कितना फॉर्मेशन से हो रहा, तो जिस रेट से बी का डिकम्पोजिशन हो रहा, बी का डिकम्पोजिशन किस रेट से हो रहा होगा, तो अपन कहेंगे भाई माइनस दैट इज K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ 2। अब आपने ऑर्डर नहीं कहा हुआ, तो मैं मोलर कोफिशिएंट के पावर लिखूंगा। ये ए का रेट लॉ है, ये बी का रेट लॉ है, ये सी का रेट लॉ है। सी का रेट लॉ क्या होगा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ 2, और वो बन रहा है इसलिए वो पॉजिटिव लिखा हुआ है। बी इस रेट से, मतलब बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जितना रेट ऑफ डिकम्पोज, बी किस रेट से बन रहा होगा, तो इसको प्लस करना पड़ेगा वरना इसको माइनस करना पड़ेगा। इस रेट से बन रहा है और इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज किस रेट से हो रहा है, जिस रेट से सी बन रहा है। तो ये तो रेट लॉ लिखे ना आपने ए बी सी के, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो अपन कहेंगे ए का डिकम्पोजिशन तो यही होगा डी ए बाई डी टी इजिकल टू K1 इंटू कॉन्सेंट माइनस K1 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, माइनस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा और बी का रेट लॉ क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ बी मतलब बी का फॉर्मेशन भी होगा और बी का डिकम्पोजिशन भी होगा। सो अपन ऐसे लिखेंगे dB अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ बी, दिस इज रेट लॉ है, 1/2 लिखोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस 2 इंटू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ 2। ये इसका रेट लॉ हो, रेट हो गया बी का। तो सी का रेट क्या होगा, तो सी का रेट हो जाएगा ना dC by dt will be equal to 3 into K2 into concentration of C to the power of 2, B to the power of 2। ये लो, this is rate of C, this is rate of B, this is rate of A। पहले मैंने रेट लॉ लिखा सभी का, उसके बाद रेट बता दिया। ठीक, मैंने यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लिखा क्योंकि बड़ा इजी हो जाएगा रेट लॉ लिखना। भाई जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको माइनस में लिख दो, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्लस में लिख दो। बी का फॉर्मेशन हो रहा था, तो जिस रेट से इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसी रेट से इसका फॉर्मेशन होगा, तो उसको प्लस, बी इस रेट से फॉर्म हो रहा था और इस रेट से डिकम्पोज हो रहा था, लिख दिया। तो अगर मान लो अपनों को ऐसे गिवन है, मैं एक और दूसरा सीक्वेंशियल रिएक्शन, 5A gives you twice of C plus thrice of A thrice of D ऐसे गिवन है। इसमें सभी के रेट लिख दो, ठीक है लिख दूंगा, किस किस का रेट चाहिए, ए बी सी सभी का रेट बता, ए सी डी सभी का रेट बताओ। तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ऐसे लिख दूंगा वन बाय, पहले रेट लॉ लिख लेता हूँ क्योंकि रेट लॉ लिखने के बाद रेट इक्वेशन बनाना इजी होता है। सो 1/5 इंटू डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इधर K1 है कि रेट कांस्टेंट हो गया, इसको K1 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 5, ये इसके लिए रेट, इसको हटा देते हैं। सभी के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आ गया अपने पास। अब इसमें ना क्योंकि ए सिर्फ डिकम्पोज होगा तो अपन को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लगाऊंगा माइनस,
जब रेट लिखूंगा तो, क्योंकि वो बड़ा इजी होगा अपने लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो डिकम्पोज हो रहा है उसको माइनस लगा दो, जो फॉर्म हो रहा है उसको प्लस लगा दो। अब सी की बात करते हैं। अगर अपन देंगे डीसी बाई डी टी, 1/2 होगा, दैट विल बी इनटू, इसके लिए K2 लिख लेते, रेट कांस्टेंट तो अलग अलग ही होंगे सबके। इस रिएक्शन में एक मेजर है एक माइनर है, उस टाइप से रिएक्शन होगी। तो अपन क्या कहेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी का फॉर्मेशन ए के डिकम्पोजिशन पर डिपेंड करेगा, तो अपन कहेंगे K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। ये लो, इसको ट्वाइस ऑफ के कर देंगे। और अगर हमें ऐसे लिखना है, दैट इज डीसी अपन dt, तो फिर इसको डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपन dt, तो डी का रेट लिखना है तो 1/3 इंटू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो भी ए पे डिपेंड करेगा, तो उसका रेट बता देंगे अपन। उसमें क्या है, डीसी डी डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 5। फिर तो मैं तीनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो भी बता सकता हूँ रेट लॉ लिखने के बाद। भाई तीनों, अगर मुझसे पूछा गया कि भाई ये और ये, इसका डिकम्पोजिशन होगा, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, बताओ तीनों के रेट कांस्टेंट का क्या रेशियो होगा, तो कहेंगे अपन रेट लॉ लिख लो। ये तो लिखना मुझे आता ही है, ये वाला पार्ट अपन ने लिखा। रेट लॉ लिखूंगा तो आई विल राइट लाइक दिस, रेट लॉ विल बी व्हाट, ये हो जाएगा -1/5 dA by dt will be equal to 1/2 into dC by dt is equal to 1/3 into d by dt। ये a के लिए लिख लेता हूं मैं, दिस इज रेट ना, तो इधर अपन लिख लेंगे क्या, dA by dt ना। सो dA by dt will be equal to 5 K1 into concentration of A to the power of 5। इसको लिखूंगा तो it will be twice of K2 into concentration of A to the power of 5। This will be equal to, that is 3 into K3 into A to the power of 5। ठीक है, तो 5K1 will be equal to twice of K2 is equal to thrice of K3। ठीक है, बना दिया ये रेशियो। किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट पहले रेट लॉ लिख लो, ये रेट लॉ, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, इसमें ना dA by dt will be equal to 5 times of minus K1 rate of A, rate of C, rate of D, like that we can write। रेट बता सकते, अब अपन को कभी ऐसे भी दे सकते हैं, ये दूसरा एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल, A gives you B, ए तो अलग, के तो अलग अलग आएंगे ही भाई, हर एक रिएक्शन में ऐसे थोड़ी होता है इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज एक जैसा होगा, मतलब जितना परसेंट इसका बनेगा उतना ही परसेंट इसका बनेगा, ऐसे थोड़ी होता है सभी रिएक्शन में। भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे 0.2 मोल्स ही गिवन है मान लो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि ये भी उतना ही बनेगा ये भी उतना ही बनेगा, जितने मोल्स इसके बनेंगे उतने मोल्स इसके बनेंगे, नहीं। भाई सभी रिएक्शन में किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है किसी का परसेंटेज कम होता है, तो रेट कांस्टेंट तो अलग अलग होंगे, परसेंटेज ऑफ रेट कांस्टेंट थोड़ी एक जैसे, रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसे, रेट कांस्टेंट तो अलग अलग होंगे सभी के, सो कांस्टेंट। अब मान लो मुझे गिवन है A gives you B, इसी ये लिखा हुआ है इसी को करते हैं, थर्ड एग्जांपल A gives you B, B gives you C, लेकिन इसमें अपन को ना ऐसे गिवन है, इसको भी ऐसे बना, और ये मुझे ऐसे गिवन है, और इसके लिए मुझे K2 गिवन है, इसके लिए मुझे K3। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ रेट लॉ लिखने के लिए पूछेंगे कि भाई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ बी लिखो,
उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। रेट ऑफ ए लिखो, रेट ऑफ बी। अब ए पूछने की कोई मतलब ही नहीं है पूछने का, और ये गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तभी तो अपन बोला कोफिशिएंट को पावर लिख रहे हैं। हम तो ये अज्यूम करेंगे कि वन स्टेप रिएक्शन है, बोला कोफिशिएंट का पावर लिखेंगे अपन। तो अपन लिखेंगे भाई इसका रेट लिखूंगा तो -1/2 इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू होता है K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 2। अब आपने कहा था कि इसकी जगह हम यहां लिखेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब वहां लिखो, बट रेट ऑफ ए विल बी दिस। सो ए का रेट क्या होगा डिकम्पोजिशन का, अपन कहेंगे भाई डी ए बाई डी टी, दैट विल बी द रेट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 2। ये लो भाई। अब ये जो साइन ना इधर से उधर लिखने में हमको इजी तब पड़ता है जब कोई बन भी रहा है और डिकम्पोज भी, क्योंकि अब अपन को बी का चेंज लिखना है, चेंज ऑफ बी डीबी बाई डी टी 1/5 ये लिखना है। अब इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जिस रेट से ए डिकम्पोज हो रहा होगा उसी रेट से बी बन रहा होगा। बी किस रेट से बन रहा है, तो अपन कहेंगे भाई K1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 2 से। और डिकम्पोज किस रेट से हो रहा है, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ 5 से। ये बी का रेट। तो रेट ऑफ बी क्या लिखे अपन, ये तो रेट लॉ था है बी का, अपन सिर्फ रेट लॉ लिखते हैं पहले, रेट तो अब लिख रहे हैं, ये रेट लॉ था बी का। अब रेट लिख रहे हैं अपन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ बी। तो dB by dt will be equal to 5 of K1 into concentration of A to the power of 2 minus 5 of K2 into concentration of B to the power of, मैंने A को क्या लिखा, B को 1/5 लिखा ना, B to the power of 5, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा। और C का रेट लिखना है तो फिर कहेंगे ठीक है, रेट लॉ ऑफ C लिख लो पहले आप, रेट लॉ ऑफ C, रेट लॉ that is 1/3 into dc by dt will be equal to, जिस रेट से B डिकम्पोज हो रहा होगा उसी रेट से C बन रहा होगा। अभी अपन ने एक पार्ट कंसिडर नहीं किया है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, वो करना है अभी अपन करेंगे। ये तो अपन पहले वाला पार्ट लिख रहे हैं जो अपन ने पहले किया, दैट इज इक्वल टू जिस रेट से B किस रेट से बन रहा था, तो B का डिकम्पोजिशन इस रेट से हो रहा था K2 इंटू बी टू द पावर ऑफ 5। ये तो इसका रेट लॉ लिखना है तो लिख देंगे भाई, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी। सो रेट ऑफ सी विल बी इक्वल टू dc by dt will be equal to thrice of K2 into concentration of B to the power of 5। ये लिखूंगा, ये तो आपने पहले भी बताया। अब अपन को एक पार्ट और करना है इसमें, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, इक्विलिब्रियम नहीं था, यहां पर इक्विलिब्रियम भी है, मतलब B अगर बन रहा है तो डिकम्पोज भी हो रहा है, वापस भी बन रहा है, तो रेट लगा लेते हैं, B इस रेट से बन रहा है जिस रेट से ये बी इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है जिस रेट से ये बन रहा है, लेकिन बी इस रेट से बन भी रहा है वापस, तो फिर प्लस कर दो। लेकिन अपन कहां प्लस करें, इसमें प्लस करें पहले, प्लस किस रेट से बन रहा है, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ 3, इस रेट से वापस बन रहा है, मतलब बी दो जगह से बन रहा है, एक तो A से बन रहा है, एक तो C से बन रहा है, तो दोनों को प्लस लिखो, और डिकम्पोज उधर C के बनाने में जो डिकम्पोज है वो बना, तो लिख देंगे अपन प्लस, दैट इज 5 इंटू K3 इंटू C टू द पावर ऑफ 3, ये इसका रेट लॉ है। तो फिर C में भी चेंज करो, क्योंकि C भी तो बन रहा है तो डिकम्पोज भी तो हो रहा है, तो करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्विलिब्रियम में यही पार्ट तो है जो अपन से एग्जाम में पूछ सकते हैं, भाई इक्विलिब्रियम डाल देंगे तो रेट लॉ पूछेंगे, तो ये रेट लॉ ही पूछेंगे अपन से एग्जाम में,
बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, आप रेट लॉ बताओ कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का, बी के लिए रेट लॉ लिख के बताओ, बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ। सी इस रेट से बन रहा था और डिकम्पोज किस रेट से हो रहा था लिखा था आपने, -K3 × C⁻³ ठीक है, इधर लिखता हूँ ना, 3 × K3 ⁻C⁻³, ये लो भाई आ गया, हो गया, इक्विलिब्रियम भी आ गया और सीक्वेंशियल भी आ गया, अपन को रेट लॉ लिखना। इसी टाइप से अपन से रेट लॉ पूछते हैं वो, कि किस टाइप से आप रेट लॉ पूछोगे बताओ। दैट इज, ये आपका रेट लॉ लिखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे पहले सिर्फ एडवांस वगैरह में ही ये सब आता था, लेकिन अब रेट लॉ लिखना तो कब किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, मेंस में ही पूछ सकते हैं, और मेंस में पूछा है तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको। और मतलब उसी साल में पूछ लिया जब मैंने स्टूडेंट से कहा कि यार नहीं ये नहीं पूछते मेंस में, और मैंने बोला और वो उसी साल पूछ लिया। स्टूडेंट बोला सर आपने कहा था नहीं आएगा वहाँ पे, इसलिए मैं तो बता दूंगा। मेरे ख्याल से अपन केमिकल काइनेटिक्स में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप क्वेश्चंस में जो पूछोगे वही बताओ, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व, सारा एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते, रेडियो एक्टिविटी छोड़ के, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पर नहीं पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्लीट। और इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो इक्विलिब्रियम वाला कर लेंगे क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में कर लेंगे, वो केसी वैसी कैलकुलेशन, है ना, वो भी कर लेंगे अपन। इक्विलिब्रियम वाला एक दो क्वेश्चन कर लेंगे अपन, और बाकी रेडियो एक्टिविटी अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे। रेडियो एक्टिविटी में पहले मैंने अल्फा बीटा गामा मतलब टाइप्स ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वगैरह वो सब आपको बताया है, इवन टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज वगैरह वो सब आपको बताया, तो वो नहीं बता, बाकी अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन डाउट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कुछ तो हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन काइनेटिक्स के डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर आप रेडी हो गए तो मैं नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक्स के डाउट्स बिल्कुल डिस्कस करना चाहूंगा। मैं तो डाउट्स ही सोच के रखा था कि पहले आप डाउट डिस्कस करो, और नेक्स्ट क्लास में अपना खत्म भी हो जाएगा काइनेटिक्स पूरा, तो वो पार्ट को ध्यान रखो। अभी क्या रेडियो एक्टिविटी अपन अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो अभी डाउट्स कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पूरा एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास एरोमेटिक के डाउट है तो आप मुझे बता दो, एरोमेटिक के डाउट्स कुछ पूछना है आपको, एक्सरसाइज से तो सब लोग निकालो, एरोमेटिक के डाउट्स कर लेते हैं, कुछ कुछ डाउट्स ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक डाउट्स है तो आप बताओ। एरोमेटिक कंपाउंड में एक्सरसाइज 3 बचा हुआ था ना अपना, ये एक्सरसाइज 3 हो गया क्या एरोमेटिक कंपाउंड में अपना? ऑफलाइन का 8 और 9, ऑफलाइन मतलब पार्ट 2, ठीक है, एरोमेटिक में ऑफलाइन का 8 9 पूछा है, तो मैं वही बता देता हूँ, पार्ट 2 बचा है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 और 19 पूछ रहा है, तो 8 और 19 बता देता हूँ ऑफलाइन, क्योंकि एरोमेटिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप मतलब सॉल्व जरूर करना उसको। 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एक क्वेश्चन है, फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट्स विद concentrated H2SO4 देन विद concentrated नाइट्रिक एसिड। तो अगर मैं फिनॉल है मेरे पास, है ना, और इसको concentrated H2SO4 से रिएक्ट करेंगे मेरे अपन,
तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड, ये बन जाएगा सल्फोनिक ग्रुप है ना, सल्फोनेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना, देन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो अपन उसमें बता देते हैं भाई, देन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ना, तो इसमें अपन ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना ये तो ऑर्थो पैराट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो अपन इसको OH लिखते हैं और NO2 लिखते हैं, ये प्रोडक्ट बता देंगे। ये प्रोडक्ट क्यों बताएंगे, तो अपन कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट इसलिए बताया बिकॉज एसिड के प्रेजेंस में तो डीसल्फोनेशन हो जाता है ना, एसिड के प्रेजेंस में तो डीसल्फोनेशन होता है, तो अपन डीसल्फोनेशन। फिर किसी ने अपन से 14, 15 और 20, 19, 20 भी पूछा है, तो मैं पहले 14, 15, 19, 20 बता देता हूँ उसका। 14 में अपन को गिवन है दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद अमोनिया गिव्स B। अच्छा, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बता रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करो ना, तो ये अमोनियम एसिड बनता है, और फिर उसके बाद जब हीट करोगे तो अमाइड बनता है। ऐसे हीट करने से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा तो अमाइड बनेगा। B ऑन हीटिंग गिव्स C विद अमोनिया गिव्स B, तो ये वाला अपना B हो गया होगा, C ये वाला हो गया अपना, ठीक है, ये C in presence of KOH and Br2 gives this, तो ठीक है, अपन से कह रहा है कि ये जो C बना ना, इसको KOH और Br2 मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, ये क्या बना रहा है अपने पास CH3, CH2 और NH2 बन गया अपने पास। तो ठीक है, ये R वाला पार्ट जो है ना वो उसने बता दिया अपन को, तो R वाला पार्ट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि वो प्रोपोनाइक एसिड होगा, इसमें 2 कार्बन एटम है, वो बता रहा है अपन को कि उसमें 2 कार्बन एटम, ठीक है। 15th वाला भी पूछा, सोडियम फिनॉक्साइड, मेरे पास ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को अगर CO2 से कोलबेस रिएक्शन बोल रहा है ना, पढ़ा तो है अपन ने, फिनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड 5 एटमॉस्फेयर पे हीट करेंगे तो विल गेट दिस सैलिसिलिक एसिड। अब क्या करें, एसिडिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना है, एसिडिक एनाइड्राइड के साथ एसिडिक, उसमें एसिड में रिएक्ट करना है, ठीक है ना, तो एस्पिरिन बनाओ ना, ये एस्पिरिन बनेगा, लिखा तो है अपन ने क्लास में, कोलबेस रिएक्शन में एस्पिरिन बनेगा। 19 एंड 20, तो उसमें आंसर बता दो, एस्पिरिन बनेगा ना, वो तो बताया हुआ है मैंने, 19 एंड 20। 19th वाले में अपन को गिवन है फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, मुझे लगता है ये क्लोरोफॉर्मेट नहीं लिखते बन रहा है इससे, सो फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो अगर फिनॉल को मैं रिएक्ट करूंगा ना, फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, सो पहले फॉर्मेट लिखते हैं, ये मिथाइल फॉर्मेट है, मिथाइल फॉर्मेट, और क्लोरोफॉर्मेट मतलब ये हो गया मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH होगा तो मेरे पास फिनॉक्साइड आएगा, ठीक है, ए फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ए, तो ये अगर रिएक्ट करेगा ना इससे, तो ज्यादा अच्छा लीविंग क्वालिटी इसका होगा, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बना मेरे पास, C डबल बॉन्ड OCH3 बन गया मेरे पास, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इसका क्या, ये कह रहा है कि Br2 के साथ A reacts with Br2 to give form a product, अच्छा, तो ब्रोमिनेशन, अब Br2 में कुछ गिवन नहीं है तो अपन ब्रोमिनेशन अज्यूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो अपन कहेंगे भाई इस पे लोन पेयर है, मतलब पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप है, तो बताओ ना पैरा पोजीशन पे ऐसे करके क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ, ये बना ना प्रोडक्ट, तो बता दो, ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से ए ऑप्शन हो गया, 1 वाला, सर बोलो। सर इसमें क्यों नहीं किया कार्बन ने अटैक? इस वाले में, हाँ, क्योंकि हाँ कोलबे में भी वैसे होता है ना। बिल्कुल होता ना कोर में ऐसा, बिल्कुल, बट अगर NaOH के प्रेजेंस में अपन कहेंगे ऐसे एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, अपन कहेंगे भाई इसमें ना ये भी एग्जिस्ट करेगा,
ये ऐसे था, तो अपन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, ये लो लिख लिया ऐसे किया। अब इससे रिएक्ट करवाया तो मुझे ऐसे मिल गया, टॉटमराइज करके चलो मैंने वो सब बना दिया, ऐसे बना दिया, ये बन गया। अब अपने पास मतलब अपन जो प्रोडक्ट लिखेंगे भाई, अगर ऐसे लिखेंगे अपन, मान लो ऐसे बोल देते हैं कि अपन ऐसे रिएक्शन होगा, तो NaOH में फिनॉक्साइडाइन, क्योंकि ये तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ना, फिनॉक्साइडाइन जैसे ही बना रहेगा। बट अगर मान लो हम कॉल्बेज रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत बहुत ज्यादा है, और कॉल्बेज रिएक्शन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं होता, मतलब रिएक्शन विल बी मोर सिलेक्टिव देन मोर रिएक्टिव। तो यहां तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है ना, यहाँ तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो फिर ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा रिएक्शन, तब तो आप डिलोकलाइजेशन करोगे ना कॉल्बेज रिएक्शन। और फिर अपन को पता चल रहा था कि इसमें तो आप CO2 से रिएक्ट कर रहे हो, कॉल्बेज रिएक्शन ही कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा था। यहां पर ये जनरल मैकेनिज्म हो गया कि आपने फिनॉक्साइडाइन बनाया, अब क्या रिएक्शन करेंगे बताओ। तो यहां पर क्या हो रहा था कि यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि Cl का माइनस इफेक्ट भी है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्शन सिलेक्टिव कम होगा, मतलब ये डिलोकलाइज होकर रिएक्ट नहीं करेगा। डिलोकलाइज होकर तब रिएक्ट करेगा जब वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है तो अपन वही करेंगे। अदरवाइज अपन क्या कहेंगे, सर हर बार यही करो ना, क्या प्रॉब्लम है, आपने कहा फिनॉल का ब्रोमिनेशन करना है, तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन फिर Br यही करो ना हर बार, आप पैरा पे क्यों करते हो। आप कुछ एक रिएक्शन में बताते हो कि पैरा पे होता है, बाकी सब में तो आप ऑर्थो पे होता है, बाकी सब में तो आप पैरा पे ही बताते हो। या कोई भी रिएक्शन अपन दूसरा लिखेंगे फिनॉल में कि भाई इससे कोई रिएक्शन नहीं करेंगे भाई, फिनॉल विल एक्ट एज अ इस पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, इस पे ऑलमोस्ट 75% नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ 25% नेगेटिव चार्ज आएगा। व्हाट इज सो, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो फिर इससे कब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन सिलेक्टिव होगा, कि भाई जब नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो ही रिएक्शन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तब भी रिएक्शन हो सकता है, रीजन क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है। तो अपन ने कब करवाया ये रिएक्शन नेगेटिव चार्ज, यहां से कब रिएक्शन करवाए अपन ने, तो अपन ने रिएक्शन कब कब करवाए, जब या तो अपने पास बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल्स, गैसेस जैसे ना CO2 गैस स्किप भी कर सकता है, जब वहां पर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कार्बीन्स, एम्प्टी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज नहीं था। मतलब ऐसे रिएक्शन करवाए अपन ने जब हमें न्यूक्लियोफाइल ये भी स्टेबल, तो रिएक्ट क्यों करेंगे दोनों, इसकी रिएक्टिविटी कम, ये स्टेबल, तो रिएक्ट क्यों करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, उनको डीलोकलाइज करके रिएक्शन किया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत वीक थे, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाए, तो हमने कार्बन से रिएक्शन करवाया कि जब वो अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अपन ने इनके रिएक्शन नहीं करवाया, इसका रिएक्शन करवाएगा। अभी इधर क्या था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, क्योंकि इसका भी विट्रोइंग इफेक्ट होता है, वो दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप है। इधर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अगर लिविंग ग्रुप होता तो मैं इससे रिएक्ट नहीं कर पाता, इसी से कर पाता। भाई वहां तो अच्छे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं करता। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ही रिएक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कार्बन रिएक्ट करेगा। अच्छा लिविंग ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कार्बन रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विल बी मोर सिलेक्टिव, उस टाइप से बोल सकते हैं। तो बताएंगे उसमें 19 के बाद, बस यही था। 19 के बाद कोई और क्वेश्चन था क्या, 20 की था, 20th क्वेश्चन में अपन को गिवन है फिनॉल ऑन रिएक्शन विद CO2। मेरे ख्याल से आपको अभी बताए तो ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो वर्ड्स में लिखा हुआ है।
फिर ऑनलाइन तो नहीं पूछा है किसी ने। पार्ट 1 का 22, पार्ट 1 भी पूछा है। अरे यार, अभी भी पार्ट 1 में बचा हुआ है कुछ। बट अपन पार्ट 1 खत्म ही कर लेते हैं। 35 भी पूछा है, मैं 35 भी बता देता हूँ पहले है। 35 में अपन को गिवन है एनिलीन। पहले 35 बता देता हूँ, फिर 25 बता देता हूँ। एनिलीन मिक्स्ड विद वो नाइट्रेशन किया मिक्स्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, और उसके बाद अपन ने गिव्स PQR, ये 35 है। हाँ, तो ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताया तो था मैंने। इसको एसिड से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, वरना इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो अपन से कहा गया कि भाई एनिलीन जो होता है, अगर उसे उसका नाइट्रेशन करो, डायरेक्टली नाइट्रेशन, तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, बताया था मैंने क्लास में कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो 51% पैरा प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रेशन में NO2 बनेगा, 47% माटा प्रोडक्ट बनेगा, और बाकी ये बनेगा। ये बन गया अपने पास, तो PQR अपन को बन गया, PQR। अब क्या करना है ये देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये वाला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल, अब शुरू कर लेते हैं। भाई इसका आपने एसिटिक एनाइड्रेट से रिएक्ट किया, तो बताओ ना, इसमें ये सारे रिएक्शन तो बता रखे हैं मैंने, इसमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो मैंने नहीं बताया आपको। इसको पहले आप रिएक्ट करो AC2 के साथ, तो ऐसे बना, पैरा पोजीशन पे। अब क्या करें, ब्रोमिनेशन, तो ऐसे बना, पैरा तो ब्लॉक है। उसके बाद क्या, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाँ तो वापस बना दो। उसके बाद क्या, इसका डाइजोनियम बनाओ, और डाइजोनियम से ETOH से हीट करोगे तो गायब हो जाएगा वो। ये बन गया अपने पास, ये ऐसे आप, ये हो गया, ये आपका S बन गया। उसके बाद SnHCl, तो फिर NH2 बना दो। उसके बाद Br2H2O, हाँ तो ट्राइब्रोमो बनाओ ना, इस पे और इस पे, ये बन गया NH2 का दोनों ऑर्थो, वो खाली है, और पैरा वाला भी, और ये मेटा तो रहे था ही पहले से। उसके बाद डाइजेनियम सॉल्ट से फिर हटा दो इसको, ये हट गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। ये तो क्लास में बताया है, डाइजेनियम सॉल्ट को इथेनॉल के साथ हीट करो, वो एनसीईआरटी में गिवन है। इथेनॉल के साथ हीट करोगे डाइजेनियम सॉल्ट को, तो बेंजीन में कन्वर्ट होगा। और H3PO2 मैंने बताया आपको, रेडिकल मैकेनिज्म, वो भी बेंजीन में कन्वर्ट होगा। हो गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये तो, कब पूछा था 2018 में। 22 भी पूछा था ना किसी का, 22 भी देखते हैं, फिर ऑफ ऑनलाइन वाले बाद में कर लेंगे। एक 22 भी देख लेता हूँ क्या है उसमें, क्या पूछा 22 वाले में अपन को गिवन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, V के साथ AlCl3 में रिएक्ट करोगे तो अपने पास ये बनेगा। और ये क्या है, V और W क्या है ये सब, इन द सीक्वेंस। अच्छा, पहले अपन को सीक्वेंस बनानी है, बना देते हैं। ये लो भाई, Q को रिएक्ट करूंगा NiH2 के साथ, तो V बनेगा, और फिर V को बेंजीन के साथ रिएक्ट कर देता हूँ AlCl3 में एनाइट्रस, मतलब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहे होगे, क्योंकि बाद में आपने क्लेमेंशन रिडक्शन वगैरह भी किया, तो ये बन गया।
ये बन गया, मतलब यहां पर कुछ ऐसे रहा होगा, वी बनाया ना आपने, आर नहीं हो सकता वो, क्योंकि ये तो रिड्यूस हो जाएगा ना, मतलब इधर इधर ना ये सीएल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सीएल बन ही नहीं सकता ना, बिकॉज ये ग्रुप तो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में इससे, इसलिए यहाँ पर सीएल नहीं होगा, लेकिन एसाइलियमाइन होगा। चल देखते हैं, कोई बात नहीं अपने पास। फिर उसके बाद आपने क्लेमेंशियल रिडक्शन किया, फिर H3PO4 के साथ रिएक्ट किया। तो शुरू करते हैं फिर, कैसे एक सीक्वेंस बनाते हैं। आपने क्या किया, Q को H2Ni के साथ रिएक्ट किया, तो ये बना अपने पास। इन द फॉलोइंग रिएक्शन V2W, V एंड W आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, V एंड W अपन को बताना है क्या क्या बनेंगे। अच्छा ठीक है, V एंड W आर रिस्पेक्टिवली। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन तो सीक्वेंस बना के देख लेते हैं कि भाई अपन क्या करते हैं कि ये वाले को भूल जाते हैं, ABCD चारों करके देख लेते हैं। V अपन को बताना है ना, तो लिख लेते हैं अपन कि V क्या होगा। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, फिर भी अपन इसमें V और W तो अपन बता ही सकते हैं। तो V अगर ये लेते हैं तो क्लास में मैंने बता रखा है आपको, ये बनेगा। उसके बाद क्लेमेंशियल रिडक्शन, तो ये बनेगा। उसके बाद H3PO4, तो ये बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो ये बनेगा। मेरा पहला ऑप्शन बन रहा है 6 मेंबर। मैं दूसरे ऑप्शन पे चेक कर लेता हूँ, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं बना, पहला ऑप्शन मेरा बन रहा है V और W बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में मेरे पास क्या गिवन है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करूंगा, तो AlCl3 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल हटाऊंगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ना, फिर तो प्रॉब्लम होगा मुझे। प्रॉब्लम इसलिए होगा कि डिलोकलाइजेशन भी होगा, तो इसमें तो थोड़ा मुश्किल है। W ना, भाई डिहाइड्रेशन होगा तो कैसे, मतलब कार्बोकेटाइन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, थोड़ा मुश्किल है। लास्ट वाला सी वाला हो नहीं सकता, डी वाला हो नहीं सकता, क्योंकि H3PO4 के साथ डी वो साइक्लाइज तो हो गई होगा। अच्छा, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अरे भाई पहले बताओ तो कि ये मतलब दूसरा बता रहा है कोई, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। चलो इसको बाद में कर लेंगे, अभी पर नहीं रुक जाता है, मैं इसको बता दूंगा। वैसे यू गॉट एन आइडिया कि आपको करना क्या है, राइट? तो अपन यहीं तक पढ़ते हैं इसको, अभी इसको भी रोक लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम अपन ऑनलाइन अभी बचा हुआ है, ऑनलाइन पढ़ेंगे, अभी यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन वाला, ठीक है? चलो।